revolts against British rule and revolt of 1857. देखिए, इसमें हम बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकली कैसे ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल एक ही बात है। तो उसके बाद जो उनका इम्पैक्ट रहा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशो कल्चरल, अब उसका रिएक्शन आता है। तो इसमें हमारे जो हिस्टोरियंस है जिन्होंने इस पे काम किया है, उनके मुताबिक जो हमारी सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी का जो एलीट सेक्शन था वो रिफॉर्म में इन्वॉल्व हो गया, जबकि जो कि रूरल सोसाइटी थी यानी जो गांव देहात में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जो सिचुएशन में अब जो आ गए थे यानी जो ब्रिटिश रूल को देख रहे थे, तो उन्होंने एक अलग तरीके से यानी डिफरेंटली इसको रिस्पांस किया, ये जो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल। तो ये तो रेजिस्टेंस थी या जो मतलब उन्होंने कोशिश की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। और हम देखते हैं कि इसमें 3 तरह के थे। एक तो जिनको हम कहते हैं डिपोज्ड रूलर्स यानी जो छोटे छोटे राजा थे जिनको हुकूमत से हटा दिया गया था। उसके बाद जो मेन इसमें रिवोल्ट्स आते हैं पेजेंट रिवोल्ट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो ये पेजेंट रिवोल्ट्स ये मुगल दौर में भी हुए थे और ख़ासकर जो मतलब जो मुगल्स का आखिरी टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा ये रिवोल्ट्स हो रहे थे। हम औरंगज़ेब के टाइम से ही देख रहे हैं। तो कुछ ने तो इनको वो कहते थे कि रेस्टोरेटिव रेबेलियंस, कैथलीन गॉफ उन्होंने लिखा था कि ये तो वो डिससैटिस्फाइड रूलर्स थे या मुगल ऑफिसर्स थे या डिसपोजेस्ड ज़मींदार थे जिनको अपने हुकूक से डिसपोजेस किया गया या जिनके हुकूक छीने गए थे। अब इसमें कि पेजेंट्स ने क्यों रिवोल्ट किया तो कोई जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे पेजेंट रिवोल्ट इस पीरियड में होते हैं और हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ब्रॉडर सेंस में देखते हैं कि जो इकोनॉमिक चेंजेस ब्रिटिश रूल की वजह से हिंदुस्तान में आए, जिसमें बात कर चुके हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या क्या रहा ब्रिटिश का यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि जो पेजेंट ग्रीवियंसेस थी वो एड्रेस नहीं हो रही थी, दैट इज वाई पेजेंट्स रिवोल्टेड। उसमें एक बात वो कहते हैं सबसिस्टेंस एथिक, यानी जो पेजेंट को उतना दिया जाता था मुगल स्टेट के द्वारा कि वो जो उसकी मतलब जो ज़रूरियात थी वो पूरी हो जाती थी। और हम देखते हैं कि मतलब जो उससे लिया जाता था उसके अलावा उसके पास इतना छोड़ दिया जाता था कि वो अपना घर बार चलाए। लेकिन कॉलोनियल जो एंडेवर था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जोड़ा जाए, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप हो, तो इसने पूरा एग्रेरियन सेटअप ही यहाँ पे चेंज किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब जो ये जो हम देखते हैं कि पेजेंट्स रिवोल्ट करते हैं। तो कोई जनरलाइजेशन अलग अलग जगहों पे पेजेंट्स ने अलग अलग रिवोल्ट किया, तो उसी के साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि वो रमणजीत गुहा रिवाइटलाइजेशन लैंड लॉजिंग वगैरह वो एक अलग मतलब थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स है, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। अच्छा, देखते हैं हम ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो ट्राइबल कौन थे? ये तो जो पेरिफेरियल लैंड में जो रहते थे यानी सेटल्ड हिंदू पेजेंट्स, तो उनको हिस्टोरिकली एक ऑटोनॉमी थी, यानी उनकी यहाँ मुदाखलत नहीं होती थी और अपना एक कल्चर था जिसका एक जिसको कहते हैं इगैलिटेरियन बेसिस, यानी थोड़ा मसावात था, वहाँ पे इक्वालिटी थी किसी लिहाज से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए आपकी जैसे ब्रिटिश ने इंट्रूड किया यानी जिनकी ऑटोनॉमी पे जब असर हुआ, जो उनका पावर डोमेन था जब उस पर असर हुआ, फिर जो उनका फ्रीडम ख़त्म हो रहा था, कल्चरल इंट्रूजन हो रहा था, तो इन सारी वजूहात की वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया। आप मुंडास को देखिए, उसके साथ संथाल रेबेलियन को देखिए वगैरह वगैरह। तो अब हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जिसको हम सबाल्टर्न कहते हैं, जो ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो यानी वो सेक्शंस मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जिनकी हिस्ट्री नहीं लिखी गई थी उन पे वो लिखना चाहते थे या लिख रहे हैं। तो उनके हिसाब से जो ये थे कि ये मतलब कॉन्शियस थे, रिलीजन मोबिलाइज करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो पॉलिटिकल सोर्स ऑपरेशन थे उनका एक परसेप्शन उनके यहाँ था।
तो फिर लीडरशिप भी विद इन कल्चर डेवलप होगी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अनसक्सेसफुली कोशिश की कि ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जाए। तो दर्जनों रिवोल्ट्स ऐसे हैं जो मतलब इस दौर में हुए, वो किताबों में आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब बरतानिया के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट होता है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको तब गदर कहा जाता था या बगावत हिंद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो लिखा जाता है हिस्टोरियंस की, इट वाज दिस टाइम व्हेन इंडियंस चैलेंज्ड द ब्रिटिश मोनोपोली ऑफ वायलेंस। यानी सिर्फ वायलेंस ब्रिटिशर्स नहीं कर सकते, बल्कि हिंदुस्तानियों ने पहली बार ये किया कि हम भी वायलेंस कर सकते हैं, और एक आर्मड रिवोल्ट हुआ। यानी ये सिपाहियों ने स्टार्ट किया, इट वाज स्टार्टेड बाय सिपाहीज। उसके बाद वही जो यानी जिनको राइट से डिस्पोजेस किया गया था, फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद जिसको हम कहते हैं कि एग्रीवर्ड रूरल सोसाइटी, जो गाँव देहात में लोग रह रहे थे, जिनको लैंड रेवेन्यू, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह से बुरा इम्पैक्ट जिन पे पड़ा था, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अब देखिए ये जो मतलब 1857 था, इसमें आर्मड रेबेलियन या रिवोल्ट इरप्ट होता है। इट्स इन द पार्ट्स ऑफ एक तो सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, यानी सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर। तो यानी इस शिद्दत का था, इसकी इतनी इंटेंसिटी थी कि बहुत सारी जगहों पे तो पूरा ब्रिटिश रूल ही कोलैप्स हुआ। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रिट थी वही खत्म हो गई, कोई कानून नहीं चल रहा था उनका। तो फिर मैग्नीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से इसको बहुत सारे जंग आज़ादी कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और मैं भी वही समझता हूँ कि ये जंग आज़ादी ही थी, और हिंदू मुस्लिम बड़ी जॉइंट पार्टिसिपेशन थी इसमें। अगर हम काजेज की बात करें तो बड़ा इस पर लिखा गया है, और बहुत जानते हैं कि द काज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सिपाही जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हिंदुस्तान के लोग, एज आप उसको आर्मी वाले कहे या मतलब मिलिट्री मैन कहे, जो काम करते थे। अच्छा, जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो इसको समझते थे कि मिटनी है या कॉन्स्पायरेसी है, वो कि एक फौजी बगावत है, ये फौजियों ने स्टार्ट किया, सिपाहियों ने स्टार्ट किया, दैट इज व्हाई इट वाज थॉट टू बी ए म्यूटिनी या आर्मी रिवोल्ट। तो एक इमीडिएट कॉज इसका बना था उस टाइम। इमीडिएट कॉज क्या था कि उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में एक प्रपोजल पास किया था कि न्यू एनफील्ड राइफल, वो जो अर्लियर ब्राउन बेस मस्केट था, उसको रिप्लेस करेगा। इसकी दम अंबाला यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग की दी जाएगी। अच्छा, पहले तो उसको रूमर समझा जाता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा ये पता चलता है कि नहीं, इसमें कोई मतलब वजन था, ये कोई अफवाह नहीं थी। कि ये जो उस टाइम कारतूस इस्तेमाल किया जाता था, यानी उसको गन में लोड करने से पहले धातु से खोलना पड़ता था, कुछ को काटना भी, टू बी बाइटन ऑफ बिफोर लोडिंग। तो मेरे ख्याल से इसका खोलना ही कहेंगे, काटने से ज़्यादा बेहतर खोलना, यानी उसको खोलना पड़ता था पहले। तो अब र्यूमर क्या था कि उन्होंने कहा इसमें वो टैलो और लाड, यानी एनिमल और पिग फैट, यानी सुअर और गाय की चर्बी इसमें मिलाई जाती थी। तो नेचुरली आप, क्योंकि मुसलमान सुअर के गोश्त को हराम समझते थे और हिंदूज में गाय का एक अलग मर्तबा था, तो उन्होंने इसको समझा कि एक रिलीजियस इंटरफ्रेंस है, यानी एक मजहब में मुदाखलत है जो सिपाहियों ने किया। सो एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि हमारे रिलीजन को, यानी धर्म भ्रष्ट जिसको कहते हैं, कि हमारा पूरा जो मजहबी सिस्टम है उसमें दखल अंदाजी करे। और उसके बाद वहाँ पे चपाती, वो रोटियाँ, वो भी एक पता नहीं चल रहा था कि क्या है। तो एक पूरा यानी अडल्टर्ड फूड, मिलावटी ग़िज़ा, तो पता चल रहा था कि पूरा ये इसमें इंटरफेयर कर रहे थे। लेकिन ये तो एक इमीडिएट कॉज है, सिपाहीज की ग्रीवियंसी बहुत पहले से थी।
तो हम देखते हैं कि 1820s में कास्ट प्रिविलेजेस खत्म की गई थी, यानी जो ब्राह्मण राजपूत उसको अलग दर्जा आर्मी में दिया जाता था, तो उसको अब खत्म किया जा रहा था। इसी तरह से भत्ता एक एक्स्ट्रा अलाउंस था जो तनख्वाह के अलावा उनको दिया जाता था, उसे खत्म किया गया। फिर जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था तो उसने पोस्टल प्रिविलेज यानी मुफ्त वो डाक की सहूलियत जो आर्मी वालों को दी जाती थी सिपाही को, वो खत्म हुई। फिर एक और चीज को कहते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, तो उसके हिसाब से कि आप बाहर भी जाना है आपको सर्विस के लिए, टू क्रॉस द सी यानी बर्मा वगैरह में, तो ये भी यानी कुछ कास्ट ये भी समझते थे कि ये मजहब के खिलाफ है कि अगर हम मतलब समंदर पार करें, वो मुंडा ग्रास वगैरह का उनका कंसेप्ट था। फिर प्रमोशन का था, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान का आर्मी वाला ज़्यादा से ज़्यादा वो बनता था बेचारा, यानी सूबेदार बनता था वो। और फिर रेशिज्म का मसला था वहाँ पे वगैरह, तनख्वाह नहीं दी जा रही थी सही तरीके से जिस तरह उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को दे, तो आर्मी की लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवियंसेस थी। अच्छा, वो एक था उसका नाम था मंगल पांडे और अवध से वो ताल्लुक़ रखता था। तो 29 मार्च 1857 वो 34th रेजिमेंट बारकपुर जो कि बंगाल में है, यहाँ पे उसने ब्रिटिश ऑफिसर पे गोली चलाई और ब्रिटिशर्स को मारा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल को पूरा 34th रेजिमेंट डिस्बैंड किया गया। उसके बाद बंगाल में यानी 3rd कैवलरी रेजिमेंट ने बगावत की। 9 मई को उनको पब्लिकली डिसबैंड किया गया और ये यहाँ से यानी पूरा एक चिंगारी बड़ा कुठी बारकपुर से, उसके बाद वो मेरठ पहुंचा। अब मेरठ में 10 मई को हुआ, एंटायर रेजिमेंट वहाँ से आई और वो सीधे दिल्ली जा रही थी। यानी दिल्ली में क्या था, वो हम इसको समझते हैं कि सेंट्रिपिटल इम्पेटस टू कांग्रीगेट एट दिल्ली, यानी पूरे हिंदुस्तान से जहाँ से लोग ये बगावत के लिए आते थे तो वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो उसको कहते हैं वो एक फोर्स्ड रैलिंग पॉइंट उन्होंने बनाया, क्योंकि वहाँ शहनशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर थे, तो बिल्कुल उसको शहनशाह डिक्लेयर किया गया। पूरी आर्मी जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आती थी वो यहाँ दिल्ली को पहुंची, ताकि एक पहले से एक सिंबॉलिक हेड था, मुगल एम्परर था वहाँ पे, तो उसको शहनशाह हिंद डिक्लेयर किया गया। 30 मई को एक बड़ा बैटल होता है, ये चलते चलते मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान के फैला और तकरीबन 21 मई 1859 मतलब वहाँ तक ये जारी रहा। अब देखिए इसके साथ वो कोरस से अलग आप उसको खुद पढ़िए कि कोरस इस रिवोल्ट का क्या था। अब इसमें देखिए अवध का एक स्पेशल केस था। इसमें अवध में क्या था कि 75,000 सोल्जर्स वे रिक्रूटेड फ्रॉम अवध, यानी ये जो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ से तकरीबन 75,000 लोग वहाँ पे से आर्मी में थे। अच्छा, उसमें क्या था कि हर फैमिली का एक मेंबर आर्मी में था। अब सारे लोग वहाँ पे पेजेंट्स थे, तो वहाँ ये समझ रहे थे कि एवरी फैमिली हैड ए मेंबर इन आर्मी, और अब क्या था कि हर सोल्जर था पेजेंट इन यूनिफॉर्म। अब अवध को मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना पर उन्होंने वो एनेक्स किया था डलहौजी ने, तो अवध की बड़ी ग्रीवियंसेस थी। तो आर्मी का एक बड़ा हिस्सा जिसने रिवोल्ट किया वो यही अवध की आर्मी थी। अब इसमें देखिए कि वहाँ ताल्लुकदार थे वगैरह वगैरह, फिर रेवेन्यू डिमांड वहाँ पे बड़ी सीवियर थी, तो दैट इज वाई कि जो मेजर पोर्शन रेबेलियन में था वो अवध सोल्जर्स था और उनका स्पेशल केस था। तो मिटनी मेनली अफेक्टेड बंगाल आर्मी, मद्रास एटसेट्रा एटसेट्रा, तो पंजाब और गोरखा रेजिमेंट्स ये तो बिल्कुल खामोश रहे। उसके बाद एक फ्यूडल लॉर्ड्स या जिनको वो राजा महाराजा छोटे छोटे थे, तो लैंड लॉर्ड्स, पेजेंट्स, ये सारे इस रिवोल्ट में शामिल हो गए और एक पूरा यानी मुख्तलिफ क्लासेस से लोग आ गए और रिवोल्ट में मतलब शामिल हो गए। अब हर एक की ग्रीवियंसेस थी, पेजेंट की थी, अच्छा वो जो राजा थे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब एक जो पेजेंट की डिमांड थी उस पर पहले ही हम बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर राजा ने हिस्सा लिया। हम देखते हैं इंदौर, गवारिया, राजस्थान में बड़े डोगराज ने पूरा, जो हमारे यहाँ कश्मीर का भी था उसने भी पूरा ब्रिटिश स्टेट का साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का।
रूरल पेजेंट ने बड़ा इस पे इन्हें बिल्कुल जान लगा दी रिवोल्ट में। डिइंडस्ट्रियलाइजेशन, रेवेन्यू डिमांड और भी बाकी जो मनी लेंडिंग, क्रेडिट का उन पे दबाव था बेचारों पे, तो पूरा उनने हिस्सा इसमें लिया। अच्छा, फिर एक मजहबी एलिमेंट इसमें शामिल हो गया। जो मौलवीज और पंडित थे वो लांग, खासकर जो मुसलमान थे वो, क्योंकि हुकूमत उनसे ली थी ब्रिटिशर्स ने, फिर जो उनका मदरसा सिस्टम वगैरह वगैरह कोलैप्स हो रहा था, तो बड़ा उन्होंने लीड लिया इसमें मजहबी लोगों ने। अच्छा, इसमें रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850, उसमें क्या था कि रिलीजन की चेंज से प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं, यानी वो इनहेरिट प्रॉपर्टी करेगा अगर कोई मजहब की तब्दीली भी करे। अरे फिर सोशल रिलीजियस ग्रीवियंसेस थी। हम पढ़ चुके हैं कि रिफॉर्म हिंदुस्तानियों ने ये सोचा कि इंटरफेरेंस इन रिलीजन है, सती है, चाइल्ड मैरिज है, फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह वगैरह, ये सारे मतलब मजहब में मुदाखलत है। उसके अलावा जो मदरसा, पाठशाला पे जो इन्हें जदीद तालीम, मॉडर्न एजुकेशन से असर पड़ रहा है, तो नेचुरली वो सारे इसके खिलाफ आ गए। अब देखिए, इस पे एक बड़ी बात जो हो रही है कि ये फेल क्यों हो गया। तो फेल वही कि ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड था, पोरली ऑर्गेनाइज्ड था, इसी तरह से रिसोर्स मिसमैच था, वो टेक्नोलॉजिकली बड़े साउंड थे, उनके पास प्रोफेशनल आर्मी कमांडर्स थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, बैटल हार्डेड ट्रूप्स थे। इसी तरह से मतलब हिंदुस्तानी बेचारे वो मौलवी पंडित पेजेंट निकले थे लड़ने के लिए, तो नेचुरली कोई प्लानिंग नहीं थी, तो ये कोलैप्स होना था। इसके नेचर पे बड़ा डिबेट हुआ है। तो देखते हैं हम पार्टिसिपेंट्स कौन थे, फिर जो इश्यूज थे जिनके लिए वो लड़ रहे थे, फिर जो रेबेलियस एलिमेंट जिन्होंने उसमें उनके आप एक्शंस देखे, एम्स देखे, आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस, इन तमाम चीज़ों पे इस पे बात की गई है कि ये क्या रिवोल्ट था। लॉरेंस वगैरह ने सिपाही मैटनीज, और उसने किसी ने यानी रीज ने इसको फैनेटिक रिलीजियस एलिमेंट्स का एक बगावत, जो हॉमस ने इसको सिविलाइजेशन और बारबेरियन के बीच में कन्फ्लिक्ट, टेलर वगैरह ने हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। बड़ा इसमें है कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था या नहीं था। तो वीडी सवरकर का ये था कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। फिर एसएन सेन मजूमदार वगैरह वगैरह उनका इसमें कंट्री, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। अच्छा, फिर नेहरू का था कि एक फ्यूडल आउटबर्स्ट था। तो बहुत सारे स्पेशली पार्टिसिपेंट्स कौन थे, मकसद क्या था वगैरह वगैरह, इस पर मैं बात कर चुका हूँ कि वो तमाम लोग ये देखते थे कि इन्हें जो हिस्सा लेने वाले थे, पेजेंट्स थे, सोल्जर्स थे, उनकी ग्रीवियंसेस क्या थी। अच्छा, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, फिर इसका करेक्टर यानी पूरा ये फैला हुआ कहाँ तक फैला हुआ था, तो उस बिना पे इसके करेक्टर पे बात हो रही थी। इसका हिंदुस्तान पे बड़ा गैर मामूली असर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पैक्ट पड़ा। एक तो हम कहते हैं जिसको वो क्वींस प्रोक्लेमेशन, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और डायरेक्टली अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। उसके बाद आर्मी रीऑर्गेनाइज, यानी अब हिंदुस्तानियों पे शक होने लगा, आर्मी एमलगेमेशन स्कीम आ गई। इसी तरह से अब रिफॉर्म से उन्होंने किनारा कशी कर ली कि ये रिफॉर्म यानी इनके लिए साजगार नहीं है। तो फिर दूसरा, क्योंकि मुसलमानों को बड़ा इसके बाद यानी ये जो ब्रिटिश स्टेट थी उन्होंने बड़ा इसको यानी जुल्म का निशाना बनाया। तो उसके बाद एक और हम देखते हैं, फिर वो अपीजमेंट पॉलिसी भी शुरू करते हैं। हंटर वगैरह ने किताबें उसके बाद लिखी, इंडियन मुसलमान वगैरह वगैरह। तो फिर ओवरऑल उन्होंने कोशिश की कि टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट को ख़त्म किया जाए और अब एक सिविलाइज्ड तरीके से हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाए। तो एक्सप्लॉयटेशन की नई सूरतें उन्होंने निकाली और उसके बाद यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट का आगाज़ होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं नेशनलिज्म इस पे बात करूँगा। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।